नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन ने इजरायली सेना के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान में स्थित यूएन की पीस फोर्सेज के ऊपर अटैक किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल रविवार को मूर्ति विसर्जन के बाद दो समुदायों के बीच में धार्मिक दंगा फैल गया है। वहां पर अभी भी स्थिति काबू में नहीं है। आज सोमवार को भी दंगे जैसी स्थिति बनी रही। दोनों पक्ष आपस में पथराव भी करते रहे और साथ में गोलीबारी भी वहां पर हुई है। जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद शपथ ग्रहण समारोह का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर 6 साल से लगे हुए राष्ट्रपति शासन को हटाने की बात कही है और उसको स्वीकार्यता मिल गई है। अब जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हट रहा है। पंजाब में कल 15 अक्टूबर को पंचायती चुनाव होने के कारण बहुत सारी सरकारी सेवाएं बंद रहेंगी। सेवा केंद्र भी कल पंजाब में बंद रहेंगे। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 250 पंचायत चुनाव को ऊपर लगी रोक को अब हटा दिया है। साथ में 700 याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो पंचायती चुनाव के ऊपर रोक चाहती थी। लॉरेंस गैंग के चंगुल में फंसकर हरियाणा के युवा अब शूटर बन रहे हैं। पंजाब से ज़्यादा हरियाणा के नौजवान अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सक्रिय दिखते हैं। सिद्धू मूसेवाला और अब बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में कहीं ना कहीं हरियाणा के नौजवानों का हाथ भी बताया जा रहा है। कैथल के एक नौजवान का नाम भी आया है। पंजाब से जीशान नाम के एक युवक का भी नाम बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आया है। हरियाणा में धान की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और पीआर धान की फसल खरीद नहीं हो रही है, जिसको लेकर किसानों और आड़तियों ने करनाल और जींद में रोड जाम किए हैं। इसके अलावा अंबाला में भी किसानों ने रोड जाम करके अपना विरोध जताया है। बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले धान की खरीद 3100 रुपये करने की कही थी, लेकिन अभी मंडियों में 2100 और 2200 रुपये में धान बिक रहा है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर है। आप सबको पता है कि इजराइल और फलस्तीन का युद्ध पिछले 1 साल से चल रहा है। यही अक्टूबर महीना था, साल 2023 था और उस समय इजराइल और फलस्तीन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था और वो अब ईरान भी उसमें उसके लपेटे में है, लेबनान भी उसके लपेटे में है और जो इजराइल है, इजरायली सेनाएं हैं, अब वो दक्षिणी लेबनान में घुस गई हैं। वहाँ पर उन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र जिसको कहते हैं, उनकी जो पीस फोर्सेज हैं उनके बेस कैंप्स के ऊपर भी हमला किया है। वहाँ पे उन्होंने बम भी दागे हैं, उनका गेट तोड़ दिया, अंदर घुसे और बहुत सारे जो पीस फोर्सेज के जो सैनिक हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारा धुआं उनके बेस में छोड़ा गया, जिससे उनकी स्किन की जलन भी रही, उनको सांस लेने में तकलीफें हुई। तो दक्षिणी लेबनान में जो इजराइल की सेना है वो लगातार अब जो पीस फोर्सेज के सैनिक हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने जो वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए जिन सैनिकों की नियुक्ति की है, उनके ऊपर भी धावे बोले जा रहे हैं और इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस ने अब बयान भी जारी किया है कि इजराइल ये सब कर रहा है। इसके अलावा मतलब जो एक ब्लू लाइन जिसको हम बोलते हैं, जो लेबनान और जो इजराइल के जो बॉर्डर्स हैं उनको अलग करती है, उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जो इजराइल के जो सैनिक हैं, वो जो ब्लू लाइन है उसकी तो वो शरेआम एक हिसाब से मैं तो कहूँगा कि उल्लंघना कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा इस जो ये इजराइल और लेबनान वाला जो मामला है इसकी थोड़ी सी अगर गहराई में भी जाऊँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो 15 सैनिक हैं, शांति सैनिक हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं, गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो इजरायली सेना का टैंक था, उन्होंने जो पीस फोर्सेज का एक पूरा स्टेशन था उसके अंदर घुस गए, टैंक ने गेट तोड़ दिया और वहाँ पे गोलीबारी की, जिसके कारण 15 सैनिक जो पीस सैनिक हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस मैं तो ये कहूँगा कि तकरीबन जो पीस फोर्सेज हैं, इस ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की पीस सेना होती कैसी है, इसमें 50 देशों के, अलग अलग देशों के सैनिक हैं और लगभग 800 आम नागरिक भी तैनात हैं जो वहाँ पर पीस कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेबनान और इजराइल के बीच में यूएन ने जो एक हिसाब से सीमा खींच रखी है, जिसको ब्लू लाइन कहा जा रहा है, उस ब्लू लाइन को कहीं ना कहीं ये जो इजरायली सैनिक हैं वो लगातार क्रॉस कर चुके हैं। आपको पहले भी बताया मैंने, और उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक हिसाब से ईरान के साथ भी इजराइल पंगे ले रहा है। अब देखना होगा कि चल क्या रहा है। जो
एक ईरान के बारे में ये खबर भी है कि उन्होंने अंडरग्राउंड जो एक हिसाब से एटम बम की जो परीक्षण, परमाणु परीक्षण किया है, उससे लेकर भी बहुत सारा इंटरनेशनल एक हिसाब से पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में पूरा तहलका मचा हुआ है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो झारखंड से आई। झारखंड में एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसीज पहुंच गई हैं। ईडी वहां पर पहुंची है और ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों को निशाना बनाया है। मिथिलेश ठाकुर झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं। खेल, युवा, इसके अलावा स्वच्छता और पेयजल, ये सब उनके पास डिपार्टमेंट हैं और उनके संबंधी जो सेक्रेटरीज हैं, अफसर हैं, उनके घर पे भी, उनके भाई के घर पे भी, उनके बिजनेस पार्टनर के घर के ऊपर भी ईडी ने छापे किए हैं। और ईडी कहीं ना कहीं झारखंड चुनाव से पहले उनको टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो हेमंत सोरेन के करीबी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है हेमंत सोरेन और की, उसका कहीं ना कहीं जो पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा है वो मिथिलेश ठाकुर के ऊपर दे रखा है। तो मिथिलेश ठाकुर को इसलिए पहले डराया जा रहा है ताकि झारखंड के विधानसभा चुनाव को अफेक्ट किया जा सके। हरियाणा में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, अगले जो विधानसभा चुनाव है वो महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले हैं। 1-1.5 महीने के अंदर ही ये चुनाव होने वाले हैं। तो मेरे को लग रहा है कि दिसंबर में, डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन दिसंबर में कहीं ना कहीं जो झारखंड के और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव करवा दिए जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर उत्तर प्रदेश से आई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल रविवार को मूर्ति विसर्जन के बाद वहां पर धार्मिक दंगा फैल गया। जो वहां पर बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, वो मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकाल रहा था और डीजे से वो यात्रा निकाल रहा था, खूब तेज तेज गाने बजा रहा था। फिर जब मुसलमानों के जब घर आए तो वहां पर डीजे की आवाज़ तेज कर दी गई और जो बहुत सारे हिंदू पक्ष के लोग मुसलमानों की छतों पे चढ़ गए। वहाँ पर एक वीडियो दिख रहा है जिसमें एक मुसलमान के घर के ऊपर जब हरा झंडा जो फहर रहा था उसको गिराकर, उस पूरी रेलिंग को गिराकर वहाँ पर हिंदू पक्ष के कुछ नौजवानों ने भगवा झंडा लहरा दिया, जिसके बाद वहाँ पर गोलीबारी भी हुई। तकरीबन 30 राउंड फायर किए गए हैं और उसके कारण एक हिंदू पक्ष के युवक की मौत हो गई। आज पूरे दिन भर में भी जो भीड़ थी, हिंदू पक्ष की भीड़, उन्होंने बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। बहुत सारे मुस्लिम पक्ष के घरों को फूका है, जलाया है, बहुत सारे वाहनों को आग लगा दी है। यूपी पुलिस है वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो दंगे को कंट्रोल कर सके। बड़े बड़े अफसर यूपी पुलिस के वहाँ पहुँचे हुए हैं और यूपी पुलिस लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि शांति बनाए रखें दंगाइयों को। उन्होंने कहा कि सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि दंगाइयों को वो छोड़ेंगे नहीं। जो प्रियंका गांधी हैं और अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि यूपी में सुशासन ये दंगे दे रहा है और उस पर लगातार कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का जो बहराइच का मामला है काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि दंगा फसाद तनाव ही भाजपा का शासन और सत्ता मॉडल है जो अब यूपी की भाजपा शासित योगी सरकार यूपी में अपना रही है। तो एक हिसाब से प्रियंका गांधी है, उन्होंने भी ट्विटर पे लिखा है, बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री हूँ, राज्य प्रशासन से अपील करती हूँ कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोकें, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो ये एक मोटा मोटा वहाँ पर स्थिति है। बहराइच में पीस की अपील, शांति की अपील लगातार की जा रही है, लेकिन वहाँ पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब देखो उत्तर प्रदेश में कई किस्म की राजनीतिक थियरीज भी उभारी जा रही हैं। जैसे वहाँ पर 10 विधानसभा सीटों के ऊपर जिमनी चोण होने हैं, यानी कि जो बाई इलेक्शंस, उपचुनाव होने हैं। जैसे पंजाब में 4 सीटों के ऊपर होने हैं, तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के ऊपर होने हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इन 10 सीटों के ऊपर बीजेपी अपना कब्जा दिखाना चाह रही है, इसलिए इस किस्म की जो एक हिसाब से ध्रुवीकरण है जो धर्म के आधार पर वो किया जा रहा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई, इसके ऊपर तो कोई प्रूफ नहीं है। और जो हिंदू संगठन है वहाँ के, उनको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके उस जो जुलूस में जो लोग शामिल रहे हैं उनकी बहुत सारी फोटो भी वायरल हो रही हैं जो बीजेपी के नेताओं के साथ हैं। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रही है। मुझे लगता है कि जब तक दंगा रुक नहीं जाता तब तक इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज को विराम देके पहले पीस कायम की जाए, अमन कायम किया जाए, उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हो। इसमें इन्वेस्टिगेशन में फिर ये पता चले कि ये दंगा किसने भड़काया था, उससे फ़ायदा किसको हो रहा है, कौन कौन इसमें प्लेयर्स थे। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फोटोएं वीडियो बनती हैं बड़े आराम से। ये सारी चीज़ें मैं तो कहूँगा कि 1 मिनट में पता लग सकती हैं, कोई ज़्यादा इतना बड़ा लंबा चौड़ा खेल नहीं है।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर जम्मू कश्मीर के बारे में है। जम्मू कश्मीर में आप सबको पता है कि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 5 अक्टूबर को रिजल्ट भी 8 अक्टूबर को रिजल्ट भी आ गया और वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है कांग्रेस की सहायता से। और अब 6 साल से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है। आप सबको पता होगा कि साल 2018 में पीडीपी की सरकार, पीडीपी और बीजेपी का अलायंस था बेसिकली, और महबूबा मुफ्ती वहाँ पर मुख्यमंत्री थी। उनकी सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और साल 2019 में 1 साल बाद वहाँ पर हम सबको पता है कि धारा 370 भी हटा दी गई थी। अब 6 साल से राष्ट्रपति शासन है, चुनाव हो चुके हैं, सरकार चुनी जा चुकी है। तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर भेज के राष्ट्रपति शासन हटाने की बात उठाई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक हिसाब से जो राष्ट्रपति शासन है वो हटाने की बात कह दी है। और अब 19 अक्टूबर को जो शपथ ग्रहण समारोह है वो हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही जो पॉलिटिकल सवाल है कि क्या कश्मीर का स्टेटहुड बरकरार रखा जाएगा, किया जाएगा, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। चुनी हुई सरकार के मन में भी संशय है कि क्या अब असली मालिक सूबे का चुनी हुई सरकार होगी या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। इसको लेकर बहुत तमाम किस्म के प्रेशर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बनाए जा रहे हैं। तो देखना होगा कि वो जो फाइनली जो उनकी सरकार बन जाएगी, मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले लेंगे, मुख्यमंत्री उनका होगा, तो पहली वो डिमांड क्या पूरी करेंगे, उससे ही थोड़ा अंदाजा हो पाएगा कि सरकार जम्मू कश्मीर में किस किस्म से चलेगी। अगली खबर पंजाब से, और पंजाब में कल 15 अक्टूबर को पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर पंजाब सरकार ने कहा है कि कल पंजाब में सेवा केंद्र बंद रहेंगे, बहुत सारी सरकारी काम आप नहीं करवा पाएंगे, बहुत सारी सरकारी सेवाएं कल बंद रहेंगी। और पंचायती चुनाव में मतलब उम्मीद है कि सूबे में शांति से सब कुछ सफल हो जाए। तकरीबन 250 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर अभी भी चुनाव नहीं हो रहे। उसका कारण ये है कि 700 से ज़्यादा पटिशनें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लगी हुई थी ताकि जो चुनाव हैं ये और भी रद्द हो जाएं, लेकिन उन पटिशन्स को ही जज साहब ने रद्द कर दिया है। और अब देखना होगा कि उन 250 पंचायतों के ऊपर कब चुनाव होगा। तो चलो डेट आएगी तो उसके बाद पता चलेगा, लेकिन बाकी पंजाब में सभी पंचायतों के ऊपर कल चुनाव होने जा रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर लॉरेंस गैंग जो है, लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उसके बारे में है। आप सबको पता है कि जो एनसीपी पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जो उसकी पार्टी मुंबई के जो नेता थे, बड़े नेता और पूर्व विधायक, अब तो उनके बेटे जिशान सिद्दीकी विधायक हैं, बाबा सिद्दीकी, उनका लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने मर्डर कर दिया था। और अब ये देखने को आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में ज़्यादातर शूटर हरियाणा से भर्ती हो रहे हैं। तो हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई ज़्यादातर अपने शूटर भर्ती कर रहा है। पहले पंजाब से थे, हालांकि इस मर्डर केस में भी एक पंजाब का लड़का है, जीशान उसका नाम है, और वो मार्बल लगाने का काम करता था, बहुत गरीब परिवार से है। और वो भी पिछले काफ़ी लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सक्रिय है और तकरीबन 9 से ज़्यादा वारदातें वो अंजाम दे चुका है। लेकिन हरियाणा के कोई भी हत्याकांड हो, चाहे मूसेवाला का हो, सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड की बात करिए, सुखदेव गोगामेडी की बात करिए और अब बाबा सिद्दीकी की बात करिए, तीनों हत्याकांडों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया। और इन सब में हरियाणा से जो बच्चे हैं, जो शूटर हैं, जो इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सक्रिय हैं, उनका नाम जरूर है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है वो ज़्यादा पंजे पसार रही है। पहले जो एक हिसाब से बड़ा शूटर संपत नेहरा, वो एक जरिया था हरियाणा में घुसने का। उसके बाद हरियाणा में हिसार रीजन हो, कैथल रीजन हो, सिरसा रीजन हो, इसमें लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ठीक ठाक जो नौजवान हैं जो जेलों में भर्ती हैं उनको अपने अंदर भर्ती किया है। और अब जो बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद लगातार कई सारी थियरीज हैं। जो आरएसएस है और आरएसएस से का जो मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, वो लगातार ट्विटर पे लिख रहा है कि एक हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई को हिंदुओं का बड़ा रक्षक बताने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जो पंजाब के एक पत्रकार जो एबीपी में हैं आजकल, पटियाल, उनके जोगविंदर पटियाल, उनका इंटरव्यू है, उसका जिक्र करते हुए पांच जिन्ने ने लिखा है कि जब उनसे पूछा गया कि आप खालिस्तान का विरोध क्यों करते हैं, तो उन्होंने वो जो एक महिमा मंडन है लॉरेंस बिश्नोई का, उसका उस जगविंदर पटियाल के इंटरव्यू के थ्रू किया जा रहा है। हालांकि उसके ऊपर मैंने कोट ट्वीट करके लिखा भी है, मैंने भी जवाब दिया है पांच जन्ने के इस पीस का, कि यही लॉरेंस बिश्नोई जो आज खालिस्तानियों का दुश्मन अपने आप को बता रहा है और हिंदू रक्षक बता रहा है, ये 4-5 साल पहले इसने जर्नैल सिंह भिंडरावाले की, संत जर्नैल सिंह भिंडरावाले की टी शर्ट पहनकर एक हिसाब से ट्रायल कोर्ट में गया था और वहाँ से अपनी फ़ोटोएं वायरल करवाई थी और अपने आप को संत भिंडरावाले का
एक हिसाब से भक्त भी बताता था और अब जज्बात बदल गए हैं। अब वो हिंदू रक्षक हो गया और खालिस्तानियों को एक हिसाब से वो गालियां दे रहा है। तो ये कई चीज़ें हैं जो दिखा रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को कोई चला रहा है। जितने भी भारत में एक हिसाब से क्राइम कवर करने वाले पत्रकार हैं, एजेंसियों को कवर करने वाले पत्रकार, वो कह रहे हैं कि साल 2020 के बाद, 2019 और 20 के बाद लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस और एजेंसियां चला रही हैं, अपने मतलब के लिए, मकसद के हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं। मैं तो बाबा सिद्दीकी के मर्डर को कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं देख रहा, बल्कि इसको पॉलिटिकल एक्ट देख रहा हूँ। बॉलीवुड में जितने भी कलाकार हैं उन सबको डराने का ये एक्ट है, ताकि वो जो कुछ बॉलीवुड एक्टर्स लगातार बोल रहे हैं ना सरकार के खिलाफ, कि उनको चुप कराया जा सके कि लॉरेंस बिश्नोई से खतरा है। सलमान खान के करीबी माने जाते थे, तो एक थियरी ये भी है कि सलमान खान को टारगेट लॉरेंस बिश्नोई करना चाहता है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको डराने के लिए बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया है। बहुत सारी बातें, बाबा सिद्दीकी को दाऊद गैंग से भी जोड़ा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अब मुंबई की धरती के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग दाऊद इब्राहिम को रिप्लेस करने वाली है। दाऊद इब्राहिम बूढ़े हो गए हैं और उनका जो नेटवर्क है वो पुराना पड़ गया है। अब वहां पर जड़े लॉरेंस बिश्नोई गैंग जमाना चाह रही है। एक थियरी ये भी है कि जैसे पंजाब में सिंगर्स से जो एक हिसाब से उगाही लॉरेंस बिश्नोई गैंग करती है, डरा कर धमका कर, जो उनसे चोथ वसूलती है, ऐसी ही चोथ अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो वसूलना चाहती है। तो कई किस्म की थियरी हैं, इसको लेकर बहुत सारी बात फैली हुई है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि एक आराम आराम से इसके ऊपर पर्दा हटेगा। लेकिन मैं तो बाबा सिद्दीकी के मर्डर को, क्योंकि वो एक नेता थे, एनसीपी के नेता थे, विधायक रहे हैं, मैं उनके मर्डर को टोटली पॉलिटिकल मर्डर मानता हूं। और कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी सी डिटेल में जांच होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, या फिर उसको पीछे से पुलिस या फिर कोई और एजेंसी या कोई विदेशी ताकतें उसको पीछे से चला रही हैं। तो ये तो एक हिसाब से मुझे लगता है कि चेक करने वाली बात है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो हरियाणा से है। हरियाणा में सीएम की गुत्थी एक बार के लिए लग रहा था कि सुलझ गई है और नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन नहीं, ये जो गुत्थी है अभी उलझी हुई है। उस उलझी हुई गुत्थी में अब हरियाणा में केंद्रीय टीम ने दो अपने एक हिसाब से कहें तो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। एक का नाम है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, और दूसरे का जो नाम है धर्मेंद्र प्रधान, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो अब हरियाणा में अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान एक दो दिन में डिसाइड करेंगे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि नायब सिंह सैनी अमित शाह की पहली पसंद हैं, लेकिन अहिरवाल क्षेत्र के राव इंद्रजीत सिंह लगातार सीएमशिप के लिए अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। और ऐसे ही कहीं ना कहीं अनिल विज, जो अंबाला कैंट से विधायक हैं, वो भी, अनिल विज भी अब मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। तो अब दो ऑब्जर्वर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान आए, तो हरियाणा में पता चलेगा कि अब कौन बनेगा। लेकिन सीएम शपथ का तो एक हिसाब से क्लियर हो चुका है कि 17 तारीख को हरियाणा में पंचकुला में कहीं ना कहीं जो हरियाणा का मुख्यमंत्री वो शपथ लेगा। मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनको नहीं बदला जाएगा। बाकी मौके पे जो होगा वो भी देखेंगे। हरियाणा जो चुनाव को लेकर अलग अलग किस्म की थियरीज भी आ रही हैं कांग्रेस की हार को लेकर। एक जो थियरी है वो हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सुनाई है। वो हालांकि पेहवा से खुद कैंडिडेट थे और पेहवा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। जो उनकी पार्टी है संयुक्त समाज पार्टी, और ऑटो 3 व्हीलर उनका चुनाव चिन्ह था। उनको सिर्फ 1127 वोटें मिली हैं और काफ़ी कम वोटें हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने किसी भी किसान नेता को स्पेस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो पूरा किसान आंदोलन था वो किसान नेताओं ने लड़ा, सरकार के खिलाफ माहौल किसानों ने बनाया, लेकिन उसकी फसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा काटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा। उनको कांग्रेस से, वो पेहवा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी, इसलिए उन्होंने अपनी दावेदारी जताने के लिए चुनाव लड़ा था। और उन्होंने जो हरियाणा में एक हिसाब से बीजेपी की तीसरी बार सरकार आई है, उसके लिए भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार बताया। तो अलग अलग किस्म की थियरीज चली रही हैं। वो एक रिव्यू, हम भी बहुत सारे रिव्यू हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर पहले ही कर चुके हैं। तो ये मेरे को लगा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कह रहे हैं वो भी आप तक पहुंचा दिया जाए। अगली खबर हरियाणा के पीआर धान की किस्म को लेकर है। हरियाणा के किसान अब लगातार आंदोलित हैं। आंदोलित इसलिए हैं कि उनके जो पीआर धान है उसकी खरीद नहीं हो रही है, जबकि चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी ने यह कहा था
कि धान की एमएसपी हरियाणा में वो 3100 रुपये करेंगे और धान की खरीद 3100 रुपये में होगी, लेकिन मंडियों में हम सबको पता है कि 2100-2200 रुपये में धान की खरीद हो रही है और सरकारी खरीद तो शुरू ही नहीं हुई है, तो प्राइवेट प्लेयर खरीद रहे हैं। और उस सरकारी खरीद को शुरू करवाने के लिए किसान और आड़ती अब सड़कों के ऊपर हैं। जींद, करनाल और अंबाला में किसानों ने रोड जाम किया है। कैथल में भी कई जगहों पर किसानों ने और आड़तियों ने रोड जाम किया ताकि पीआर धान की खरीद शुरू हो चुके हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही हरियाणा में धान की कटाई शुरू हो गई थी और अब जो आवक है मंडियों में, यानी कि किसान अपने खेत से धान को निकाल कर मंडियों की तरफ निकल चुके हैं, लेकिन मंडियों में सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, इसलिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले नायब सिंह सैनी को अपने जो चुनाव में उन्होंने वायदा किया था कि 3100 रुपये में वो जो धान की खरीद करवाएंगे, एमएसपी देंगे, वो शुरू कर देनी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं जो लोग, जो किसान है हरियाणा के, उनको फ़ायदा हो सके, उनको आंदोलन ना करना पड़े। तो ये आज की आखिरी खबर थी। कल दोबारा हम हाजिर होंगे नए खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी।